देखो शॉर्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। सो कोई सिंगल मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, एक एटम का मॉलिक्यूल है। सो ये आइदर एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी। अगर कोई डायटोमिक मॉडल मॉलिक्यूल है और वो रिजिड है, ठीक है, तो अब देखो इसके पास 2-3 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है सर इसके पास? ये तो एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव कर ही सकता है, बट साथ ही साथ इन एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी हो सकता है। एक्स वाई जेड, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, इसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी। अगर ये डायटोमिक है बट रिजिड नहीं है, तो इसके साथ 2 चीजें होने वाली हैं। सर कौन सी 2 चीजें होगी? प्लस वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी, एंड each vibrational degree of freedom contributes काइनेटिक प्लस पोटेंशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, एनर्जी रहेगी ना वाइब्रेशन के साथ। ठीक है, सो एक ट्रांसलेशनल हाफ केबीटी इतनी एनर्जी देता है, ठीक है, तो 3 ट्रांसलेशनल 3 × ½ केबीटी देगा। अगर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 5 × ½ केबीटी रहेगा। अब एक वाइब्रेशनल हाफ के जगह काइनेटिक और पोटेंशियल, जब कोई वाइब्रेट होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी रहती है, तो ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है। सो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल प्लस सो ये वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 × ½ केबीटी देगा। ईच डिग्री ऑफ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन के लिए अगर परमिशन है
तो वो 2 × ½ KBT इतनी एनर्जी कैलकुलेट देने वाला है। सो ऐसे मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी रहेगी 5 × ½ KBT, या मैं ऐसा लिखता हूं, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, तो दिस इज 3 × ½ KBT प्लस 2 × ½ KBT प्लस 1 × 2 × ½ KBT। ये वाइब्रेशन होने के कारण ये 2 वाला फैक्टर आया है, अदरवाइज ये 2 वाला फैक्टर नहीं रहता। क्या सही है क्या? इन जनरल आप फिर यहां से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कारण जो स्पेसिफिक एनर्जी रहने वाली है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वो कैलकुलेट कर सकते हो किसी गैस के पास कितनी एनर्जी रहेगी। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यहां तक पहुंचे हैं तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में लिख लेते हैं। तो आपको बाय द वे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ठीक है, यूनिट मास होगा तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अगर मोल होगा, 1 मोल होगा, तो उसे कहा जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो गैसेस के केस में क्या होता है, considerably with temperature and pressure, gases have two specific heat capacities. कौन सी दो है?
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखो, सो हमने जो हीट सप्लाई की उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ा, वन मोल ऑफ गैस। तो उसका टेम्परेचर जो हीट सप्लाई की होगी दैट विल बी CV इंटू dt। dQt ये हीट है, हीट सप्लाइड टू वन मोल ऑफ गैस एट dQ2 will be equal to change in internal energy प्लस वर्क डन। और इसके कारण सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है क्योंकि एक्सपांशन विक्सपांशन कुछ नहीं है, तो वर्क कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसके कारण इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। कांस्टेंट प्रेशर में इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी एंड वॉल्यूम भी चेंज होगा। सर आप क्या कह रहे हो? देखो अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली तो क्या होगा? दो कंडीशन हो सकती है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, यहाँ पर कोई तो एक ऑब्स्ट्रक्शन रखा, तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो जो कोई भी एनर्जी देंगी वो मॉलिक्यूल्स के हो जाएंगी और उसके कारण मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो ये हीट सप्लाई की हुई रहेगी, उसके कारण इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी विच इज गिवन एज DE। हमने लिखा ना, दिस एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहा गया? एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। अरे टेम्परेचर भूल गया रे बाबा यहाँ पर। ठीक है, सो अभी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी के कारण जो एनर्जी इसके पास इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाएगी, टेम्परेचर चेंज होगा। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहे तो क्या होने वाला है? ये पिस्टन ऊपर जाएगा, और ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये इसका इतना वॉल्यूम बढ़ेगा। सो हम कहते हैं कि सर इस पिस्टन को जो ऊपर धक्का दिया गया, इस धक्के के कारण वर्क हुआ। तो ये वर्क और ये चेंज इन एनर्जी इज बिकॉज ऑफ हीट सप्लाइड।
कांस्टेंट प्रेशर के केस में। ठीक है, सो अब देखो हम लिख सकते हैं dq2 इक्वल टू डीई के जगह मैं dq1 लिखता हूं प्लस dw, बट dq2 इज cp इंटू dt, dq1 इज cv इंटू dt, और ये dw रहेगा मेरा p इंटू dv। सर pdv कहाँ से आया, तो देखो मेरा वर्क रहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स रहेगा प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया ये वाला और ये उसकी हुई डिस्प्लेसमेंट, सो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज डीवी। अब हमें और एक पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, सो पीडीवी इक्वल टू एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट रहेगा, विल बी एन आर डी टी। सो ये हो जाएगा सीपी इंटू डी टी सीवी इंटू डी टी प्लस एन इंटू आर इंटू डी टी। बट हमारे मॉलिक्यूल्स मोल्स कितने हैं? ठीक है, सो यहाँ पर एन की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी 1। सो डी टी सब चला गया, तो सीपी इक्वल टू सी वी प्लस आर, दैट इज सीपी माइनस सी वी इक्वल टू आर। क्या सही है? सीपी माइनस सी वी इक्वल टू आर। दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। ये डिराइव करने के लिए बहुत बार पूछा है। ठीक है क्या? और अगर ये ध्यान में आ गया तो देखो और एक चीज लिख लेते हैं हम। सर क्या लिख लेते हैं? हमने एनर्जी के बारे में कुछ तो लिखा था, कहाँ लिखा था सर? एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज 3/2 kb इंटू टी। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n इक्वल टू Na। ठीक है, सो अब देखो हमने अभी देखा डीई इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। ठीक है, सो देखो यहां से हम लिख सकते हैं, एक काम करते हैं पहले डी निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, डीई
अपॉन dt इक्वल टू 3/2 Na कांस्टेंट है, Kb कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ dt अपॉन dt विल बी 1। सो ये दे देगा हमें ठीक है। सो देखो Cv इंटू डी टी इक्वल टू डी की वैल्यू है 3/2 Na इंटू के बी इंटू डी टी। सो Cv आ जाएगी 3/2 इंटू Na इंटू के बी, दैट इज 3 इंटू हाफ Na इंटू के बी। क्या ध्यान में आया यहां से? Na इंटू के बी होता है R, so this is 3/2 into R, that is DOF मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, CV इक्वल टू 3/2 इंटू R। ये कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो CV इक्वल टू 3/2 इंटू R। मेयर्स रिलेशन कहता है CP इक्वल टू CV प्लस R। So therefore similarly for diatomic रिजिड हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखा है, कितने लिखी थी? डायटोमिक रिजिड के लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो यू कैन राइट CV इक्वल टू 5/2 इंटू R। CP हो जाएगी CP इक्वल टू CV प्लस R, इसमें R मिला दो 7/2 इंटू R। ठीक है, और इस प्रकार से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर यही आपका डायटोमिक नॉन रिजिड रहता ठीक है, फॉर डायटोमिक नॉन रिजिड हमें पता है 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, प्लस एक डाइग्रेशन में अगर वो वाइब्रेट होता है, 2 ही मॉलिक्यूल है तो एक ही अलोंग द एक्सिस ही वो वाइब्रेट हो सकता है, तो उसकी और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। CV इक्वल टू 7/2 R। CP हो जाएगी, इसमें R मिला दो 9/2 इंटू R। एक और चीज आपको पता है, gamma which is adiabatic index which is CP upon CV। सो गैमा की वैल्यू आ जाएगी CP/CV इज 5/3, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 7/5, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 9/7। क्या सही है क्या? सिमिलरली यू कैन राइट फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, इसके पास 3 ट्रांसलेशनल XYZ एक्सिस के अलोंग, 3 रोटेशनल, तीनों एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो सकता है, एंड F वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रही, तो इसकी CV हो जाएगी
3/2 into R because of translational, 3/2 into R because of rotational, plus F into 2 times because of each F वाइब्रेशन है तो के और पी रहती है, तो इसके कारण 2 आ जाएगा इनटू R/2। सो ये कैलकुलेट करते हैं तो देखो 3/2R प्लस 3/2R इज 3 टाइम्स ऑफ R, 2 चले गए प्लस F इंटू R। सो ये आ जाएगा 3 प्लस F इंटू R। CP आ जाएगा 3 प्लस F इंटू R प्लस R, तो 4 प्लस F इंटू R, एंड एडियाबैटिक इंडेक्स आ जाएगा CP/CV, दैट इज 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। क्या सही है? दैट्स इट। ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट पार्ट है।